हेलो छात्रों, नमस्कार। आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर छात्रों, ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं अरुणा शुक्ला आपको हिंदी साहित्य के बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में कोणार्क नाटक उसका 10वां क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। 10वां प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। उस प्रश्न का जो आधार है वो है संवाद योजना। तो मित्रों, हमने पिछले वीडियोज में और भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन प्रश्नों का और इस 10वें क्वेश्चन का मैच नहीं है, क्योंकि स्टोरी लगभग मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप ऐसा न सोचना। लेकिन होता क्या है, क्वेश्चन जो है ना, हर जगह अपना अपना स्थान रखते हैं। हर जगह हर जो मुख्य पात्र हैं या गौड़ पात्र हैं उनके चरित्रण के बारे में चर्चा की जाती है, और नाटक की रंगमंचीयता जो है उसके लिए सभी क्वेश्चनों के बारे में जानना जरूरी होता है। तो मित्रों, आपको बता दें, अभी हम 10वां प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। दसवां प्रश्न है आपका कोणार्क नाटक का। कोणार्क नाटक की संवाद योजना को स्पष्ट रूप से समझाइए। मित्रों, इस नाटक की संवाद योजना पर हम काम करेंगे। तो इसकी संवाद योजना इस प्रकार है। सबसे पहले आंसर में पॉइंट रहेगा आपका मूल पॉइंट, कोणार्क नाटक की संवाद योजना। तो छात्रों, हम जानेंगे कोणार्क नाटक की संवाद योजना क्या है, और लेखक ने संवाद योजना के बारे में हमें क्या समझाया है। तो हम आगे बात कर लें थोड़ा सा। संवाद योजना की विशेषताएं जो हैं उसके पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे नाटक की संवाद योजना पर, और उसके बाद में करेंगे कोणार्क नाटक के संवादों की विशेषता। कोणार्क नाटक की कोणार्क नाटक के संवादों की विशेषताएं। कोणार्क नाटक के संवादों की जो विशेषताएं हैं उनमें पॉइंट नंबर 1 वो है कथा को आगे ले जाने वाले, कथा को
आगे ले जाने वाले पॉइंट नंबर 2, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले आगे पॉइंट नंबर 3, मनोभावों को व्यक्त करने वाले मनोभावों को व्यक्त करने वाले। पॉइंट नंबर 4, बाढ़ वैदग्ध्यता वैदग्ध्य। पॉइंट नंबर 4, बाढ़ वैदग्ध्य वैदग्ध्य। और पॉइंट नंबर 5, संक्षिप्तता पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 हो गया आपका संक्षिप्तता। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, प्रसाद गुण संपन्नता। प्रसाद गुण संपन्नता। नंबर 7, देश काल और परिस्थिति की अनुकूलता। देश काल और परिस्थिति की अनुकूलता। मित्रों 7 पॉइंट है इसमें, तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कोणार्क नाटक की संवाद योजना क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में इसके संवादों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो मित्रों कोणार्क नाटक की संवाद योजना किस प्रकार है, इसमें जो है जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, नाटक में कई तत्व होते हैं, किंतु उसमें से संवाद का तत्व तो अपरिहार्य है। जैसे कहानी, उपन्यास आदि में तो लेखक बोल सकता है, किंतु नाटक में पात्र ही कथा आदि को आगे बढ़ाते हैं। लेखक का जीवन दर्शन भी पात्रों के संवादों के माध्यम से व्यक्त होता है। संवादों से ही नाटक में मनोरंजकता की वृद्धि होती है। रंगमंच पर अभिनेता संवादों द्वारा नाटक को प्रस्तुत करते हैं। नाटक की सफलता संवादों पर ही
निर्भर करती है मित्रों। तो हम देखेंगे संवाद योजना क्या है। नाटक के संवादों और सामान्य बातचीत में अंतर होता है। बातचीत में नाटकीयता आवश्यक नहीं और संवाद में अभिनेता अंगों का संचालन, भावों के अनुरूप चेहरे की मुद्रा और उस मुद्रा में परिवर्तन, ये विशेषताएं रहती हैं मित्रों। तो कभी कभी बोलने वाला बेचैन करने वाला, भाव उमड़ने वाला और भाव उमड़ने पर चहलकदमी करता देखा जाता है। कभी कभी वक्ता पूरा वाक्य बोले बिना एक दो शब्द बोलकर और हाथों के संचालन या चेहरे के परिवर्तन से ही अपना आशय भावपूर्ण प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त कर देता है। तो मित्रों, नाटक के संवादों में कहीं कहीं डैश या बिंदुओं का प्रयोग भी कर लिया जाता है, जैसा कि संवाद में अभिनय का तत्व जुड़ा रहता है। तो आगे देखेंगे नाटक के संवादों की विशेषताएं। तो मित्रों, संवादों की विशेषताएं जैसा कि हमारे डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने अच्छे संवादों की ये विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? देश काल और परिस्थिति की अनुकूलता, वाक् वैदग्ध्य, संक्षिप्तता, त्वरा बुद्धि मूलकता, सजीवता, रसात्मकता और चमत्कारता, तर्क संगतता, पूर्वापर संबद्धता, सार्थकता और भाषा शैलीगत सरलता अथवा प्रसाद गुण संपन्न। प्रसाद गुण का मतलब होता है मित्रों, जैसा कि हम व्याकरण में देखते हैं, गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं, जो जैसा कि माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और एक है मित्रों आपका माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और एक है आपका कोई दूसरा जो मित्रों अभी ध्यान नहीं है। तो हम बात करते हैं प्रसाद गुण की। तो प्रसाद गुण में जो है कोई भी पंक्ति है, चाहे वो कविता की हो, चाहे वो अदर किसी कहानी उपन्यास की हो, जिस लाइन का भावार्थ हमें सीधा पढ़ते ही हमारे माइंड में उसका अर्थ समझ में आने लग जाए, पढ़ते ही समझ लो उसमें प्रसाद गुण है। तो यहाँ बात की जा रही है प्रसाद गुण की मित्रों। प्रसाद गुण में इसमें देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है आपका कोणार्क नाटक के संवादों की विशेषताओं में कथा को आगे ले जाने वाले। मित्रों, कौन है वो जो कथा को आगे ले जाते हैं? हम देखेंगे कोणार्क नाटक के संवाद उसकी कथा वस्तु के विकास में पूर्णतः सहायक हैं। कथा नाटककार ने तो अपने मुंह से कही नहीं है, वह पात्रों के आपसी संवादों से आगे बढ़ती गई है। क्योंकि जो कथा कहने वाला है ना नाटककार, उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन होता क्या है कि पात्रों के आपसी संवाद जो होते हैं वो आपस में संवाद करते हैं, कथा अपने आप ही आगे बढ़ जाती है। तो कोणार्क मंदिर पूरा हो रहा है, किंतु उसके ऊपर शिखर स्थापित करने में स्वयं महाशिल्पी विश्व की बुद्धि काम नहीं दे रही है। नाटक की कथा का आरंभ उसकी इसी चिंता से प्रारंभ हुआ है और वही उसी मंदिर का चुंबक पत्थर कुदाली से गिराकर मंदिर की छत एवं दीवारों को गिराकर अत्याचारी महामात्र चालुक्य को उसके नीचे दबा कर मार भी देता है। यह पूरी कथा संवादों द्वारा प्रस्तुत की गई है मित्रों। प्रधान पाषाण तौर तक राजीव से महाशिल्पी अपनी चिंता का बखान करता है, आखिर कब हम अम्ल के ऊपर त्रिपट दर को स्थापित कर पाएंगे। आज 10 रोज हो गए हैं, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो रहा है। शिल्पियों के कार्य क्षेत्र के बारे में किशोर शिल्पी धर्मपद
अपनी अलग अलग राय रखता है। वह कहता है अगर मुझे महाशिल्पी के अधिकार मिले होते तो तभी सोम में बीच में ही उसका उपहास उड़ाता हुआ सा कहता है, तो तुम कोणार्क को अब तक कभी का पूरा कर चुके होते। इस तरह से उसने सौम्यश्री ने बोला। तब धर्मपद आत्मविश्वास पूर्वक कहता है, पूरा करना तो अब भी कठिन नहीं है। देखा कितना साहस है उसकी बात में, कितनी हिम्मत है, क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास है, अपनी कला पर विश्वास है। तो उसने तुरंत बोला पूरा करना तो अब भी कठिन नहीं है, और सचमुच धर्मपद की सूझबूझ से ही शिखर स्थापित हो सका। तब महाशिल्पी ने उसे अपना महाशिल्पी का पद दे दिया। अंत में महाशिल्पी विश्व के कथन के साथ ही नाटक का समापन होता है। मित्रों, प्रतिशोध, मेरे देवता, मेरे दिवाकर, शिल्पी का प्रतिशोध, इस तरह से नाटक का अंत हो जाता है। अब हम चलते हैं, पहला पॉइंट जो है ना आपका कंप्लीट हो चुका है। कथा को कौन आगे ले जाते हैं? संवादों के द्वारा कथा आगे जाती है। पात्र जो है संवाद आपस में करते हैं तो कथा अपने आप आगे चली जाती है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले। अब मित्रों हम देखेंगे पात्रों के चरित्र पर प्रकाश कौन डालता है और कैसे आगे कथा को बढ़ाया जाता है, तो देखेंगे आगे। महाशिल्पी विश्व शिल्पकला पर ही ध्यान देने की बात कहता है। राजनीतिक मामलों में दखल देने को शिल्पी का काम नहीं मानता, वह सहनशील भी है। किशोर शिल्पी धर्मपद की मान्यता विश्व की मान्यता से अलग तरह की है। वह न तो प्रणय और यौवन विलास से संबंधित मूर्तियां बनाते रहना उचित मानता है और न राजनीतिक मामलों से अलग रहना ही वह चाहता है। तो मित्रों कि किसानों, मल्लाहों, लकड़हारों की ओर से भी कलाकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। वह अत्याचार का विरोध करने से बिल्कुल परहेज नहीं करता। महाराज नरसिंहदेव अपनी असहाय अवस्था में उसकी संगठन शक्ति आदि पहचान कर उसे दुर्गपति और सेनापति भी घोषित करते हैं, जैसा कि मैंने पहले पिछले प्रश्नों में आपको बताया है। तो महामात्र चालुक्य का जो महत्वाकांक्षी होना, अत्याचारी और विश्वासघाती होना भी पात्रों के संवादों से ही जान पड़ता है। मित्रों, महाराज नरसिंहदेव का पराक्रमी होना, उनकी उदारता, कलामर्मज्ञता, सहज में विश्वास कर लेने की विशेषता आदि की जानकारी भी संवादों से ही होती है। इस प्रकार नाटक के संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। नाटक के जो संवाद होते हैं मित्रों, वो ही पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और संवादों से पात्रों की बाहरी एवं आंतरिक दोनों प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं सामने आती हैं। तो मित्रों, जैसे कि विश्व किसी की शक्ति बढ़े और किसी की घटे, हमें तो कोणार्क को पूरा करना है। वही धर्मपद, मगर यह भी तो उचित नहीं कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हों, शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे। उसने भी सही कहा मित्रों। चालुक्य विश्व से सुन लो, कान खोलकर सुन लो, आज से 1 सप्ताह के अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा ना हुआ तो तुम लोगों के हाथ काट लिए जाएंगे। सभी शिल्पियों को चालुक्य ने अपना आदेश सुना दिया, क्योंकि वो भी निर्दयी था। तो आगे देखते हैं, नरसिंहदेव विश्व कोणार्क को पूरा करके तुमने हमारे और उत्कल के गौरव को बढ़ाया है। देखा नरसिंहदेव के विचार में कितनी आत्मीयता है, कितनी उदारता है मित्रों। जो पत्थर को भी जीवन दान दे, उसके जीवन स्रोत को हम अजस्र देखना चाहते हैं, ऐसा नरसिंहदेव ने कहा।
क्योंकि वो बहुत ही दयालु और कृपालु स्वभाव के थे और उन्हें उसकी कला पर बहुत ही गर्व था। तो चालुक्य कलिंग नरेश विश्वासघाती, तो रथ की धुरी इसलिए टूटी थी, इसलिए कि इतने समय में दंडपासकों की सेना और मांडलिकों को इकट्ठा कर लिया जाए, इसीलिए उसने ऐसा किया। ये सभी बातें जो है मित्रों संवादों के द्वारा होती हैं। संवाद में सभी पात्र अपनी अपनी बात करते हैं और सभी पात्र बात करते करते जो है ना संवादों के द्वारा ही पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता जाता है। तो मित्रों अब हम बात करते हैं छात्रों पॉइंट नंबर 3 है मनोभावों को व्यक्त करने वाले। अब मन के भाव किसके द्वारा व्यक्त होते हैं मित्रों, देखते हैं। तो मन के भावों को व्यक्त करने वाले कौन हैं? नाटक के संवाद पात्रों के सूक्ष्म मनोभावों को भी भली प्रकार व्यक्त करने में सक्षम हैं। नाटक के जो संवाद होते हैं मित्रों वो पात्रों के सूक्ष्म यानी सबसे छोटे छोटे मनोभाव जो होते हैं उनको भी भली प्रकार व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। जब अभिनेता रंगमंच पर अपने अभिनय में मनोभावों को भी व्यक्त करता है तो अभिनय में स्वाभाविकता आती है और उसके दर्शकों का साधारणीकरण आसानी से होने लगता है। मित्रों कोणार्क नाटक के संवादों में बहुत जगह यह विशेषता देखने को मिलती है कि नाटक के आरंभ में ही विष्णु का राजीव से कहा गया कथन शिखर स्थापित न हो पाने से उत्पन्न उसकी चिंता, उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करने वाला है। आखिर अम्ल के ऊपर त्रपट दर स्थापित कर पाएंगे, ऐसा वो बार बार बोलता है शिल्पी, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उस शिखर को बनाने में उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए वो चिंता व्यक्त कर रहा है। मित्रों आज 10 रोज हो गए, केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। महाराज की आज्ञा के बिना भी दुष्ट महामात्र चालुक्य विष्णु तथा सौम्य आदि से कह गया था कि यदि 7 दिन में शिखर स्थापित न हुआ तो तुम सब शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। तब राजीव ने भी कहा था। अब क्या होगा? इस कथन से राजीव के मन का भय व्यक्त हो रहा है, क्योंकि अब क्या होगा कहने से मालूम पड़ता है कि राजीव भयभीत हो गया है। तो सौम्य तो कांप कर अपने हाथों को देखता और कहता है ये हाथ राजीव, क्या कोई उपाय नहीं आचार्य? जब महाराज नरसिंहदेव को चालुक्य के कारनामे सुनने को मिले तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा हमारी आज्ञा। चालुक्य ने तुमसे कहा? मुद्रा देना बंद कर दिया गया। कब से? चालुक्य को यह क्या सूझी? महाराज के ये कथन चालुक्य के अप्रत्याशित व्यवहार से उत्पन्न उनके आश्चर्य आदि के भावों को दर्शाते हैं। तो मित्रों मनोभावों की बात जो व्यक्त हुई है उसको कौन करता है? पात्रों के जो सूक्ष्म मनोभाव है ना, उनसे ही मनोभावों को व्यक्त करने वाले पात्र ही होते हैं, वही करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। वाग्वैदग्ध्य क्या है मित्रों? देखते हैं। पात्रों की वाग्वैदग्ध्य यानी बात करने की जो विशेषता होती है उसको वाग्वैदग्ध्य कहते हैं। आगे देखते हैं। कोणार्क नाटक के पात्रों के संवादों से पात्रों की वाग्विद्वता की विशेषता व्यक्त होती है। धर्मपद तो तुरंत ही अवसर के अनुकूल अपनी बात कह देता है। महाशिल्पी ने महाराज के आगे धर्मपद की प्रशंसा तो की, तो महाराज ने भी कह दिया कि जब महाशिल्पी विश्व तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम अविश्वास कैसे करें? इस अल्पायु में ही जो इतना अद्वितीय
प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। ये बात महाराज ने कही थी, नरसिंहदेव ने। तब वाग्दग्ध धर्मपद ने कहा, यह दास उत्कल नरेश का आभारी है। ये यानी बात करने की जो कला होती है उसको ही वाग्दग्धता कहते हैं। तो यदि मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा 1200 शिल्पियों महाराज के सामने ऐसी बातें कही जाएं, यह विष्णु में संकोच पैदा करने वाली लगी। उसने विष्णु को चुप करना चाहा, परंतु धर्मपद बात कहने में कुशल था। उसने कहा, आचार्य, आपने वचन दिया था कि आज के दिन मुझे आपके सब अधिकार मिलेंगे। उसके कथन का अच्छा ही असर हुआ। तभी महाराज ने कहा, उसे कहने दो विष्णु, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। महाराज ने धर्मपद से कहना चाहा कि हमें तो जय जयकार करने वालों के स्वर में बहुत उल्लास जान पड़ा। धर्मपद ने तुरंत ही कहा, देव, झुरपुट की ओट में चहकने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता। आपको क्या मालूम कि उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा था। ऐसा किसने कहा? धर्मपद ने नरसिंहदेव से। तो आप देखते हैं संवादों में रोचकता है। संवाद जो कि धर्मपद जो है ना, पात्र है नाटक का, उसके संवादों से वाग्वैदता झलक रही है मित्रों। साहब वो बात करने में बहुत ही निपुण है। तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, संक्षिप्तता। संक्षिप्त मतलब छोटा। तो मित्रों, संक्षिप्तता क्या है इस नाटक की, अभी देखते हैं। नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, सभी जानते हैं इस बात को। अभिनय करने वालों को संवाद याद करने पड़ते हैं, इसलिए संवाद छोटे होने चाहिए, उनमें त्वरा की विशेषता होनी चाहिए, वे तर्क संगत हों, प्रसंग के अनुरूप हों, उनसे वक्ता की हाजिर जवाबी व्यक्त होनी चाहिए। और कोणार्क नाटक में बड़े संवाद बहुत कम हैं, अधिकतर संवाद छोटे हैं। मित्रों, रहस्याधिकारी महेंद्र और महाराज नरसिंहदेव के ये संवाद देखिए क्या कहते हैं वो। तो आप देखेंगे, महेंद्र, किंतु इस निमंत्रण को महाराज से गुप्त रखने का आशय। तो आगे वो क्या बोलते हैं, नरसिंह कौतुक। फिर आगे महेंद्र, नहीं देव, तब नरसिंह, तब महेंद्र, षड्यंत्र, नरसिंह, चौंककर महेंद्र। इस तरह से दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं मित्रों। और वार्तालाप करते करते ये दोनों ही पात्र आपस में जो है ना, बातचीत के द्वारा ही ये दिखा देते हैं कि नाटक में कितनी संक्षिप्तता है। तो आगे देखेंगे हम। आगे पॉइंट नंबर है आपका प्रसाद गुण संपन्नता। तो मित्रों, पॉइंट नंबर 6 है प्रसाद गुण संपन्नता। तो जैसे कि काव्य में गुण और दोष दोनों ही पाए जाते हैं, गुण भी होते हैं काव्य में और दोष भी होते हैं। तो मित्रों, हमें ये जानना होता है, हम गुणों को ज़्यादा समझते हैं और दोषों पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन जिस काव्य में ज़्यादा दोष होते हैं मित्रों, वो समझने में अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो इसी प्रकार काव्य के गुणों की बात हो रही है, उस गुण में ही ये गुण है आपका प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण जो मित्रों आपका है, इसमें देखेंगे नाटक की सफलता उनके अभिनय होने में है। संवाद ऐसे होने चाहिए जिसका अर्थ सरलता से और
संवादों का अर्थ कठिन हो तो नाटक के अगर संवादों का अर्थ कठिन हो तो नाटक के दर्शकों की रसानुभूति बाधित होती है, क्योंकि संवाद यदि समझ में नहीं आए, समझना कठिन हो जाए तो जो आनंद आता है दर्शकों को उसमें बाधा आने लग जाती है मित्रों। तो कोणार्क नाटक के संवादों को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद गुण संपन्न है। संवादों की इस विशेषता को कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे कि हमने जो मित्रों बात की थी आपसे कि काव्य में 3 गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से? ओज गुण और माधुर्य गुण और उसके बाद में प्रसाद गुण। ये तीनों काव्य के गुण हैं और इन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें से प्रसाद गुण जो होता है वो सबसे सरल, सिंपल और समझने में आसान होता है मित्रों। तो हम देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं प्रसाद गुण संपन्न वाक्यों की। तो विश्व तीनों प्राचीरों के निकट सेना आ गई है, चौथी ओर समुद्र है, हम लोग कैसे और क्या करेंगे? कैसे और क्या करेंगे? नरसिंह कोणार्क की चार दीवारी के भीतर कुल कितने लोग हैं? राजीव लगभग 5,000, 1200 शिल्पी हैं, बाकी अन्य जन मजदूर इत्यादि हैं। फिर धर्मपद, किंतु हथियारों की कमी नहीं। महेंद्र बोलता है धनुर्बाण तो कम ही होंगे और खड्ग राजीव वे भी इन्हें गिने ही होंगे। धर्मपद हमारे अस्त्र हैं कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर। धर्मपद ने कितनी अच्छी बात कही मित्रों, सब तो अपनी उस योजना में लगे हैं। तो धर्मपद ने सीधा ही बोल दिया हमारे जो अस्त्र का काम करेंगे वो क्या है? कुदाली, दंड, हथौड़े और पत्थर। मंदिर के प्राचीरों में विशाल पाषाणों को अकस्मात शत्रु के ऊपर गिराया जा सकता है, तब तक प्राचीर हमारे हाथों में है, शत्रु पास नहीं फटकने पाएगा। ये बात किसने कही? धर्मपद ने। तो मित्रों महेंद्र बोलता है किंतु कब तक? बात भी सही है, कितने पत्थर गिराएंगे हम? नरसिंह रात्रि के पहले प्रहर तक, पहला प्रहर जो होता है शुरुआत का, उसी की बात हो रही है। महेंद्र, उसके बाद नरसिंह, उसके बाद हमारा और तुम्हारा काम है महेंद्र। ये बात किसने कही? नरसिंह देव ने। तो मित्रों अब हम बात करते हैं आपकी लास्ट पॉइंट की। ये प्रसाद गुण संपन्न हो चुका है। जिस नाटक की, जिस कहानी की, जिस उपन्यास की भाषा सरलता से और सहजता से समझ में आ जाती है उसमें प्रसाद गुण होता है, तो वो कविता या वो नाटक प्रसाद गुण संपन्न कहलाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, देश काल और परिस्थिति की अनुकूलता। तो देश काल और परिस्थिति की अनुकूलता को जानेंगे मित्रों। इसमें जो है ना बताया गया है कोई बात परिस्थिति देखकर कहना ही उचित होता है। मित्रों हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिस्थिति कौन सी है, व्यक्ति कौन से मूड में है, तभी हम बात करते हैं। वही आपको समझाया जा रहा है कि कोई बात परिस्थिति देखकर कहना ही उचित होता है। शोक के अवसर पर मजाक नहीं किया जा सकता। कोई राजा एक किशोर शिल्पी की महामात्र के स्थान पर दूसरे महामात्र को नियुक्त करने की बात नहीं कह सकता। पहले धर्मपद ने जब अत्याचारी महामात्र चालुक्य का स्थान किसी प्रजावत्सल महानुभाव को देने के लिए अनुरोध किया था तो महाराज ने कहा था युवक तुम अपनी परिधि से बाहर जा रहे हो। विश्वासघात करके चालुक्य द्वारा आक्रमण कर दिया गया और महाराज की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। तब धर्मपद ने अपनी सूझबूझ और संगठन करने की क्षमता से शिल्पियों आदि की फौज तैयार कर ली
तब महाराज ने काल और परिस्थिति के अनुसार धर्मपद की बड़ी प्रशंसा की, उसे बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा, धर्मपद, आचार्य विशु ने तुम्हें आज महाशिल्पी का पद दिया है, हम तुम्हें दुर्गपति बनाते हैं, यानी किले का सैनिक। तो तुमने यवन विजेता उत्कल नरेश को अपने बस में कर लिया। यानी ये लाइन जो है ना मित्रों, बार बार दिल को छूने वाली है, मन को छूने वाली है, क्योंकि उत्कल नरेश को अपने बस में कर लिया है। किसने? धर्मपद ने। क्योंकि धर्मपद के अंदर साहस भरी बातें और किसी भी बात के विरोध में लड़ने की हिम्मत उन्हें साफ झलकती थी। तो भावुकता के कारण, उदार नेचर के कारण, स्वभाव उनका उदार था उत्कल नरेश का, उसी के कारण वो ऐसा बोल पाते हैं। तो उन्होंने बोल दिया, तुमने यवन विजेता उत्कल नरेश को अपने बस में कर लिया, यानी दिल जीत लिया। जिस सौम्य आदि ने शिल्पी धर्मपद का उपहास उड़ाया था, उन्हीं सब ने चालुक्य के आक्रमण के समय धर्मपद के निर्देशों का पालन करने का वचन दिया। इस प्रकार मित्रों, नाटक के संवाद देश, काल, काल मतलब समय, और परिस्थिति जब जैसा समय तब तैसा कार्य, उस परिस्थिति के अनुकूल हैं। नाटक के संवादों में जो भाव व्यक्त किए गए हैं, उनसे लेखक का जीवन संबंधी अनुभव व्यक्त होता है। मित्रों, लेखक बहुत अनुभवी है और इन नाटक के जो संवाद हैं, छोटे छोटे और भावुकता से पूर्ण, समझने में आसान, इनसे ये साफ झलकता है कि लेखक को अपने जीवन संबंधी बहुत ज़्यादा अनुभव है, वो व्यक्त हो रहा है नाटक में। इसी कारण संवादों में सजीवता है, उनमें व्यक्त विचारों में तर्क संगतता है और पूर्वापर संबद्धता है। मित्रों, हम कह सकते हैं कि कोणार्क नाटक की संवाद योजना उत्तम है। नाटक के संवादों में अच्छे संवादों की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, क्योंकि मित्रों, नाटक के संवादों में जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सभी विद्यमान हैं। ऐसा हमने देखा है, सुना है अभी, तो हम समझ गए होंगे कि हमारे कोणार्क नाटक में संवाद योजना का क्या महत्व है और स्पष्ट रूप से हमने इसको कैसे समझ लिया है।